आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा सलाइन किसको चढ़ाते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के चलते, इनबैलेंस के चलते हम जो पेशेंट को आइसोलाइट चढ़ाते हैं या सलाइन चढ़ाते हैं, पानी का, दूसरे वर्डों में कहें कि पानी की बोतल चढ़ाते हैं, तो यह कब चढ़ाना चाहिए, किस तरह चढ़ाना चाहिए, किस किस पेशेंट को पानी की आवश्यकता होती है, पानी का हमारे शरीर में रोल क्या है। जो हमारे शरीर के अंदर बॉडी फ्लूइड पाया जाता है उसमें वाटर का लेवल क्या है, रोल क्या है, इसको समझना जरूरी है। एक चीज फिर से हम बोल रहे हैं कि यह जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम, इसका मेन मकसद क्या है कि समाज के सभी वर्ग के, सभी जाति, सभी संप्रदाय, गरीब अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़ गंवार, सभी के लिए यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि वह अपने प्राइमरी स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, बीमारी को कैसे समझ सकते हैं, बीमारी से बचाव कैसे कर सकते हैं, और कहीं अगर कोई उनका बीमारी के नाम पे शोषण कर रहा है या ठगैती कर रहा है तो उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। एक चीज आप देखते होंगे कि आज पढ़ने के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसे जगह पे है जहाँ पे कुछ भी होता है, बुखार लग जाए, सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, एक दिन भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लोग सलाइन इन्फ्यूजन करने लगता है। मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट का जो पानी आता है, RL, DNS, ये सब चढ़ाने लगते हैं उसको। और यह जब चढ़ाया जाता है केवल कमाने के लिए, पैसा की उगाही कराने के लिए, लेकिन कहाँ पे जरूरत है इसको चढ़ाने का, कहाँ पे इन्फ्यूजन की जरूरत है, कहाँ पे नहीं है, यह चीज को समझेंगे। यदि जहां पे जरूरत है वहां पे यदि इनका शरीर में मतलब कि तुरंत उसकी पूर्ति नहीं कराई जाए तो आदमी की जान जा सकती है, और जहां पे नहीं जरूरत है, जबरदस्ती चढ़ाया जाएगा तब भी जान जा सकती है। तो दोनों कंडीशन को समझना जरूरी है। और खास करके उनके लिए जो अभी तक सलाइन के बारे में, पानी के बारे में, या फिर जो हम सलाइनिंग करते हैं उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, वे जान लेंगे तो पेशेंट के साथ खतरा होने से बच जाएगा। कभी कभी ऐसा एक केस था, हम आपको एक केस का उदाहरण बताना चाह रहे हैं कि एक गांव में एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया गांव में, मतलब कि वह डॉक्टर कहीं रह के सीखा हुआ था। अब उसको इतना मालूम था कि पानी चढ़ाना है और पानी का लेवल बॉडी में कैसे मेंटेन करना है, और जो हम IV इन्फ्यूजन कर रहे हैं वह जाके डायरेक्ट ब्लड में मिलता है। तो ब्लड में जैसे पानी मिलेगा तो वह कहाँ से फिर एक्सक्रीट होगा और फिर कैसे हमारे ऑर्गेन्स को मिलेगा, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, यह सब समझ में उसको नहीं है, इसका पढ़ाई उसके पास नॉलेज नहीं था। तो उसने क्या किया कि पेशेंट बोला कि ठीक है, हमको कमजोरी हो गया है, बुखार लग रहा है बहुत दिन से, हमको पानी जल्दी जल्दी चढ़ा दीजिए, हम ठीक हो जाएंगे, हमको घर भी जाना है, दूर घर है। तो वह डॉक्टर सोचा कि ठीक है, 2-3 बोतल पानी जल्दी जल्दी इसको चढ़ा लेते हैं, कुछ मेरा भी पैसा हो जाएगा और पेशेंट भी पूरा प्रिपेयर है कि इसको सलाइन करना है। लेकिन उसके बॉडी से कहीं वाटर का लॉस नहीं हुआ था। उसको ऐसा मन में था कि हम सलाइन चढ़ाएंगे तो हमको ताकत हो जाएगा और हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन बॉडी में कहीं से वाटर का लॉस होने पे ही सलाइन इन्फ्यूजन किया जाता है, जो आगे हम आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो उसने क्या किया कि आओ देखा न ताव देखा, और पानी का जो स्पीड था वह थोड़ा सा स्पीड में ही RL बोतल लगा चढ़ाने या कोई भी इन्फ्यूज करने लगा। तो ऐसा पेशेंट से द्वारा हमको बताया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब आधा बोतल चढ़ गया तो वह बोला पेशेंट की थोड़ा सा बहुत लेट हो जाएगा, 2 बोतल चढ़ाना है, थोड़ा और फास्ट चढ़ा दी। वो अपने से भी क्या किया, पेशेंट गांव का देहात में थोड़ा सा होता है, पेशेंट भी चालू होता है और क्या पानी को खूब तेज कर दिया। अब देखिए कि जैसे पानी का लेवल बॉडी में, मानते हैं कि अगर इसमें 500 ml का बोतल है, हमारे शरीर में जो ब्लड है 4.5 लीटर 5.5 लीटर है, और उसका एक फंक्शन से, एक रिदम है, उसका एक काम है, उसके अनुसार सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन यदि इस पानी को हम 20 मिनट, 50 मिनट में ही, आधा घंटा में ही, 20 मिनट में ही 1 लीटर वॉल्यूम बढ़ा दें तो उसके चलते बॉडी में बहुत सारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाएगा। क्योंकि हम सलाइनिंग फास्ट तब करते हैं जब हमारे शरीर से कहीं से भी वाटर का लॉस होता है, लेकिन उसके शरीर से वाटर का लॉस नहीं हुआ था और उसने क्या किया, बहुत तेजी में उसको सलाइन स्टार्ट कर दिया चढ़ाना। और कुछ देर बाद क्या हुआ कि पेशेंट का BP बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? तो आप लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपको बताया गया है, क्योंकि किडनी, लीवर, हार्ट को ज्यादा पंपिंग करना पड़ा और मतलब कि जगह जगह वाटर का डिपोजिशन ज्यादा होने लगा, किडनी को भी वर्क ज्यादा करना पड़ा और पेशेंट को हाइपरटेंशन, मतलब कि RL अगर 3 बोतल आधा घंटा में चढ़ा दीजिए, कहीं से वाटर का लॉस नहीं, 1 घंटा में चढ़ा दीजिए, तो पेशेंट का BP बढ़ गया, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, पेशेंट बेहोश हो गया और पेशेंट सीवियर हो गया, क्योंकि उसके बॉडी में क्या हो गया कि फ्लूइड की लेवल जो होता है ज्यादा हो गया।
अब बॉडी में जो दौड़ रहा है उसका काम है ना, उतना ही देर उतना ही स्पीड में वो दौड़ेगा, उतना ही रेशियो में दौड़ेगा। अब जहां पे 4 लीटर है वहां पे 5 लीटर 8 लीटर कर दीजिए वॉल्यूम, तो पीएच में चेंजेज आएगा, बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेज आएगा, बॉडी का आउटपुट एक्टिविटी में चेंजेज आएगा, तो यह बहुत सारा चेंजेज आया और पेशेंट मतलब डेथ हो गया। ऐसा उस पेशेंट के द्वारा बताया गया कि हमसे पूछ रहा था कि बताइए आखिर में क्या कारण हो सकता है। तो यह सब कंडीशन है। क्या उसमें क्या गलती हुआ कि वह जो आदमी सलाइन करने वाला था उसको इतना नहीं जानकारी था कि हमको किस स्पीड से किस बीमारी में क्या लेवल होता है, कैसे करना है, तो इसके चलते उसका काम खराब हुआ। अब हम लोग आज उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि एक एक करके हम लोग सारे सलाइन का जो प्रकार होता है, कितने तरह के सलाइन इन्फ्यूजन किए जाते हैं, कितना कैटेगरी होता है, उसको समझेंगे। और उसको समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड मतलब बॉडी फ्लूइड क्या होता है? शरीर में फ्लूइड की मात्रा जो होती है बॉडी में, वो उसी को बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। तो हमारा जो शरीर बना हुआ है, मानते हैं मेरा बॉडी वेट 70 केजी है, तो 70 केजी के आदमी में 60% फ्लूइड ही है और 40% ही सॉलिड है। फ्लूइड में क्या क्या है? तो प्लाज्मा है, ब्लड है, मतलब कि तो 70% पानी से मिलकर बना हुआ है और 40% ही मतलब कि हड्डी है ना, जैसे बोन हो गया, मसल्स हो गया, यह सब 40% है। लेकिन उसमें जो लिक्विड की मात्रा है हमारे शरीर में, तो अगर हमारे शरीर से एक्यूट कहीं लिक्विड का लॉस हो जाता है तो सीधे वजन जो हमारा है और पेशेंट सीरियस हो जाएगा। तो 60% वाटर हो गया। अब वाटर को भी, वाटर का जो लेवल है उसको भी हम दो भाग में बांटे, बॉडी फ्लूइड को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड ICF और एक्स्ट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड ECF। तो इंट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड की मात्रा क्या है? 2/3 है हमारे शरीर में। जितना हमारे शरीर का वजन है, मतलब जितना हमारे शरीर का, जब अब आपको हमारे 70 किलो में तो 60 मतलब कि 60% है बॉडी फ्लूइड है, यानी कि 42 लीटर जो है, 7 छक्के 42 लीटर, 42 लीटर क्या हो गया? बॉडी फ्लूइड है। अब 42 लीटर में 2/3 भाग जो है वह क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और 1/3 क्या है? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर मतलब कि जो सेल के भीतर पाए जाते हैं उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? तो वह एक्स्ट्रासेलुलर बॉडी फ्लूइड। बॉडी में 60% वाटर है और 40% सॉलिड है, तो वाटर का जो है वो बॉडी फ्लूइड कहलाता है। बॉडी फ्लूइड में जो है 2/3 भाग जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, वो 1/3 भाग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। अब देखिए, इंट्रासेलुलर फ्लूइड अगर 70 किलो का आदमी है तो उसका 42 लीटर बॉडी फ्लूइड है, और 42 केजी में उसको अगर हम करेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड तो 7 चौको। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड, अब बॉडी फ्लूइड में जो है 70% इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और 30% एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो होता है वह 28 लीटर हो गया और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया वह 14 लीटर हो गया। अब हर किसी के शरीर में अलग अलग होता है। अब हमारे शरीर में कौन कौन तरह के बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं, क्या क्या बॉडी फ्लूइड है? तो शरीर में जो पाए जाने वाला है ब्लड, ब्लड क्या है? बॉडी फ्लूइड है। बॉडी में पाए जाने में फ्लूइड रूप में जो है वह बॉडी फ्लूइड है। तो ब्लड बॉडी फ्लूइड है, यूरिन बॉडी फ्लूइड है, मिल्क, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है यदि वह मिल्क सिक्रेशन उसका होता है तो वह बॉडी फ्लूइड है। यूरिन, अगर किसी को एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में यूरिन पास आउट होता है तो वह बॉडी फ्लूइड है। सीमेन, अगर मेल में जो सीमेन निकलता है वह बॉडी फ्लूइड है। वेजाइनल सिक्रेशन निकलता है वह बॉडी फ्लूइड है। ब्रेन में पाए जाने वाले सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो पाए जाते हैं, जो ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, वह बॉडी फ्लूइड है। और जो एडिक्वेट हार्मोन से सिक्रेशन होते हैं वह भी बॉडी फ्लूइड है, जैसे स्वेट, पसीना, पसीना जो होता है वह बॉडी फ्लूइड है। टीयर, आंसू बॉडी फ्लूइड है। लिम्फ बॉडी फ्लूइड है। इम्यूनिटिक फ्लूइड जो होता है, शरीर में इम्यूनिटिक फ्लूइड पाया जाता है कभी कभी किसी डिजीज कंडीशन में, तो नहीं, इम्यूनिटिक फ्लूइड पाया जाता है प्रेगनेंसी के कंडीशन में। तो जब औरत प्रेग्नेंट होती है जो प्लेसेंटा में पाया जाता है तो वह बॉडी फ्लूइड है। उसके बाद किस पैथोलॉजिकल कंडीशन में बॉडी फ्लूइड पाया जाता है, जैसे किसी को पेट में पानी हो गया, उसको एसाइटिस बोलते हैं, वह बॉडी फ्लूइड है। लंग्स में पानी हो गया, प्लूरल इफ्यूजन है, वह बॉडी फ्लूइड है। पैर में इंफेक्शन होता है जो ठेहुना में, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। तो जितना फ्लूइड मात्रा में है किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, वह बॉडी फ्लूइड है। तो जब इसका मात्रा शरीर में बढ़ेगा तब भी हानि करेगा, बता रहे थे शुरू से। आज जब मात्रा घटेगा तब भी हानि करेगा, यानी कि किसी बीमारी के चलते
किसी बीमारी के चलते यदि शरीर से बॉडी फ्लूइड निकल रहा है, अब शरीर में क्या है कि ब्लड में देखेंगे, ब्लड क्या है, ब्लड एक बॉडी फ्लूइड है। तो ब्लड में क्या है, ब्लड का हम लोग करेंगे तो 55% वाटर है ब्लड में केवल। देखो अब एक एक करके बॉडी फ्लूइड का थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। अब 55% वाटर है और 45 माने वाटर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा के रूप में बोलते हैं। यानी कि शरीर में जो ब्लड पाया जाता है उसमें 55% प्लाज्मा है और 45% ब्लड सेल है। तो ब्लड सेल में क्या है कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, और प्लाज्मा में क्या है, प्रोटीन है, गैस है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब है, गैसियस मॉलिक्यूल है। तो अब देखिए शरीर में किसी भी कारण से यदि बॉडी फ्लूइड का लॉस हुआ, मानते हैं ब्लड का लॉस हो गया, किसी को एकाएक मानते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई कट गया, हाथ कट गया, हाथ फट गया, 1 लीटर ब्लड निकल गया, तो ब्लड के साथ क्या हो गया, शरीर का बॉडी फ्लूइड निकला, यानी कि उतना शरीर से बॉडी फ्लूइड का लॉस हुआ। तो वहां जो ब्लड का लॉस हुआ 1 लीटर 2 लीटर, तो आरबीसी का तो लॉस होबे किया, ब्लड सेल का तो लॉस होबे किया, ब्लड सेल के साथ क्या क्या लॉस हो गया था, बॉडी फ्लूइड का भी लॉस हुआ। तो इसलिए हम लोग उस पेशेंट को सलाइन करेंगे, उस पेशेंट को हम लोग आइसोलाइट इन्फ्यूज करेंगे कि जो बॉडी फ्लूइड का लॉस है वो तुरंत हो जाए। अब मानते हैं कि ब्लड, किसी को ऑपरेशन हुआ, किसी को डिलीवरी हुआ, किसी को पैथोलॉजिकल कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन पीरियड में ज्यादा ब्लीडिंग होता है, किसी भी कारण से यदि ब्लड का लॉस हो गया तो वहां पे हमारा बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो वहां पे हमको जरूरत है बॉडी फ्लूइड मेंटेन करने का, तो वहां पे हम सलाइनिंग करेंगे। और जिस हिसाब से हमारा बॉडी फ्लूइड का लॉस हुआ है उतना ही फास्ट और उतना ही रिकवरी में करेंगे। 5 बोतल चढ़ाना है तो 5 बोतल चढ़ाएंगे, 7 बोतल चढ़ाना है तो 7 बोतल चढ़ाएंगे, लेकिन कब चढ़ाएंगे, जब लॉस हुआ है तब, जहां जरूरत है तहां। ये नहीं कि स्वस्थ आदमी है हम कहें कि लाओ 5 बोतल जल्दी से सलाइन करो, हम तो ताकत हो जाएगा, मोटा जाएगा। तो मालूम होना चाहिए कि किडनी को जितना जरूरत है, ऐसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, किसी बीमारी के बिना भी हल्का सर दर्द हुआ, कमजोरी लगा तो विटामिन का दवा नहीं खाएंगे, सलाइन करा लेते हैं, आरएल चढ़ा लेंगे, डीएनएस चढ़ाएंगे, तो उसका क्या है, वो कोई शरीर में फायदा कर ही नहीं सकता है। वह थोड़ा देर के लिए जैसे पानी नमक पानी पीजिएगा ना उतना ही फायदा करेगा, क्योंकि किडनी क्या करता है कि जितना काम का चीज है उतना ही शरीर में स्टोर करता है, बाकी को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल लेता है। तो आप 2 बोतल पानी सलाइन करा लीजिएगा और 2 घंटा में पेशाब का रास्ता से 1-2 हजार का जितना भी बिल लिया, जितना भी डॉक्टर साहब ठगे हैं, उस सारा पैसा पेशाब के रास्ते से बह जाएगा। तो कहने का मतलब वही है कि बिना कंडीशन में, बिना बीमारी के नहीं चढ़ाना है, ना चढ़वाना है। अब गांव देहात में क्या है कि यह प्रचलन है कि मरीजे कहा जाए कि ये डॉक्टर साहब बहुत कमजोरी होगी, बात चढ़ाई ना, और ना चढ़े पानी तो दूसरों लगे जाके चढ़वाई, उनका मजबूरी बच्चा चढ़ाई के बाद मन रखेला। यदि डॉक्टर साहब पानी ना चढ़ाई तो कहेगी डॉक्टर साहब तो अपने मन से बहुत तिस्मार खावा, ऐसे कहा हमारा ठीक हुई। तो मेंटली उसको प्रिपेयर कर दिया गया, उसके दिमाग में भर दिया गया है कि 1 बोतल पानी चढ़ा ले तो तेरा ताकत हो जाए, तो 1-2 हजार रुपया का काम हो जाता है। लेकिन अनवांटेड नहीं चढ़ाना है, कभी कभी इससे जान पे भी खतरा हो सकता है। तो हमारे कहने का चीज है, अब तो ब्लड से लॉस हुआ तो ब्लड में चढ़ाएंगे बॉडी फ्लूइड। अब देखिए कि मानते हैं कि हम कहीं धूप में जा रहे हैं, बहुत कड़ा धूप है, बहुत ज्यादा पसीना हो गया और धूप के चलते लगातार हमको पसीना होते जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा बोले क्या कि स्वेट में भी, पसीना में भी बॉडी फ्लूइड रहता है। और पसीना से भी सोडियम पोटेशियम जो हमारे शरीर में जो मेन इसका रोल है, सोडियम पोटेशियम, ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, हार्मोन्स को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो शरीर के सारे सेल टिश्यू में क्या है, सारे बॉडी फ्लूइड में क्या है, पोषण तत्व भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, आपको सोडियम है, पोटेशियम है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सारा चीज है, बॉडी का पीएच लेवल है। तो यह सब मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि ब्लड क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एसिड बेस के बैलेंस को रेगुलेट करता है। तो ब्लड का बहुत सारा फंक्शन है। तो ब्लड लॉस हुआ तो वहां पे सारा चीज को हम लोग, सारा जब हमारा ब्लड लॉस होगा तो सारा चीज जितना को रेगुलेट कर रहा है वो सब चीज गड़बड़ाएगा, तो उसको मेंटेन करना जरूरी है। अब हम बताते हैं स्वेटिंग हो गया, हमको पानी नहीं पी रहे हैं, स्वेटिंग होते जा रहा है, तो हमारे शरीर का जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में बाहर निकल गया, जो हमारे ब्लड से चाहे सेल में जो फ्लूइड के रूप में इकट्ठा है, तो उसके साथ क्या क्या निकला, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, मतलब सब निकल रहा है। तो सोडियम की कमी होने लगेगी तो हमको चक्कर आने लगेगा, सनस्ट्रोक हो जाता है लोग का।
तो बर्फ से उसको सेका जाता है, सलाइन किया जाता है, इलेक्ट्रोल पाउडर पिलाया जाता है। तो किसी भी कारण के चलते वो किसी घर के आदमी, किसी घर में कोई आदमी मर गया, खाना नहीं खा रहा है, शौक लग गया है, वह लगातार रो रहा है, लगातार आंसू भी निकल रहा है और खाना नहीं ले रहा है, तो उसके बॉडी में भी इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हो सकता है, क्योंकि आंसू में भी क्या है, बॉडी फ्लूइड है। लगातार अब 10 घंटा रोते रह गए चिल्ला के, खाना खा नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इनबैलेंस हो सकता है, तो उसको भी। अब किसी का मानते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा हो गया, अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चलते क्या कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है एक दूसरे का, 2 दिन 3 दिन तक खाना छोड़ दिया और 2 दिन 3 तक खूब माथा पीट कर रो रहा है, तो उस कंडीशन में भी बॉडी फ्लूइड का लॉस होगा और वह इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होगा और उसको सलाइन करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा क्या हो गया कि अब देखिए, पेट का एब्डोमिनल में भी एब्डोमिनल सिक्रीशन भी निकलता है, बाइल निकलता है, वो भी बॉडी फ्लूइड है। पेंक्रियास से जो जूस निकलता है वह बॉडी फ्लूइड है। अब मानते हैं किसी कारण से मानते हैं कि हमको डायरिया हो गया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होगा तो क्या सिम्टम करेगा, वोमिटिंग, डायरिया, नोजिया। अब मानते हैं हमको 5 बार उल्टी हुआ, तो उल्टी हुआ तो क्या हुआ, एक बार उल्टी हुआ तो पूरा निकल गया, लेकिन बार बार उल्टी आ रहा है तो केवल पानी गिर रहा है, तो वो पानी खींच के कहां से ला रहा है, तो पानी खींच के जो भिलाई जो दे रहा था वहीं खींच के फिर सेल और टिश्यू से लाएगा, ब्लड से लाएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का भिलाई पाया जाता है वह जरूरत पड़ने पे ऊपर करता है, तो वैसे ही वह पेट में फिर आएगा और इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि बॉडी फ्लूइड जो है वोमिटिंग के रूप में, लूज मोशन के रूप में बाहर निकलेगा, क्योंकि उसके साथ बैक्टीरिया निकलेगा लूज मोशन में, तो बॉडी फ्लूइड से भी पानी निकाल के वो निकालेगा। तो देखते हैं बार बार अगर लूज मोशन हो रहा है, ज्यादा मात्रा में हो जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है, उसका हाथ गोड़ उठा जाता है, तो तुरंत उसको सोडियम पोटेशियम का मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब किसी को 20 बार डायरिया हो गया तो उसको 1 बोतल आधा बोतल नाप के थोड़े चाहेंगे इसका हार्ट फेल कर जाएगा, उसका जिस हिसाब से जरूरत, जिस हिसाब से आ रहा है उसी हिसाब से इधर से हमको भेजना है। 5 बोतल चढ़े तो 1 घंटा 24 घंटा में, या 10 बोतल चढ़े तो 20 बोतल चढ़े तो। अब अभी तो नहीं चढ़ता है कोलरा में पहले एक बार में आधा बाल्टी 1 बाल्टी लेटिन होता था, तो उसको दोनों हाथ में एकदम हैजा में कलरा में पेशेंट आता था लदा के, एकदम पूरा स्किन झूल गया है, पूरा आंख धस गया है। देखिए जैसे ज्यादा लूज मोशन होगा ना तो आंख पूरा तुरंत धस, एक ही दिन में धस जाएगा। ये स्किन पे ऐसे करोगे तो स्किन लग रहा है कि स्किन बॉडी फ्लूइड पूरा निकल जाने के चलते क्या लगा, जैसे ऐसे करोगे तो ऐसे ही रह जाएगा, लगे बूढ़ा का स्किन है। ऐसे हम लोग का स्किन ऐसे कर रहा है तो फैल जा रहा है ना, तो वैसे स्किन करोगे तो ऐसे ही लगे कि ऐसे ही स्किन उसका सिकुड़ा का सिकुड़े रह गया। तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों हाथ में 15 मिनट में एकदम फास्ट, चाहे एक्सीडेंट में, चाहे कोई सीरियस में, चाहे ऑपरेशन में शॉक लग गया, ब्लीडिंग ज्यादा हो गया, उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट के दोनों हाथ में, दोनों पैर में फास्ट सलाइन कर सकते हैं, जैसा हमको रिक्वायरमेंट है मरीज का जांच बनाने के लिए, बचाने के लिए। उस समय हमको नहीं सोचना है कि सर हमको 4 लीटर दिन भर में बताए थे, 5 लीटर बताए थे, आधा लीटर बताए थे, 1 लीटर बताए थे, ये सब हमको नहीं करना है। तो यह सिर्फ चीज पे ध्यान देना है। तो लूज मोशन के चलते लॉस हुआ, वोमिटिंग के चलते लॉस हुआ, ब्लीडिंग के चलते लॉस हुआ, एक्सेस स्वेटिंग के चलते लॉस हुआ, यह सब कंडीशन में सलाइनिंग है, इस सब कंडीशन में बॉडी फ्लूइड निकल रहा है, तो इस सब में सलाइनिंग का जरूरत हो सकता है। अब बॉडी फ्लूइड जो है कुछ वाटर के फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉलिड के फॉर्म में जो बॉडी फ्लूइड पाए जाते हैं उसमें क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, बायोकार्बोनेट है, फास्फेटेज है। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, फैटी एसिड है, लिपिड है, हार्मोन्स है, एंजाइम है। यानी कि यदि बॉडी में बॉडी फ्लूइड का लॉस होगा तो यह जितना हम आपका नाम बताए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बायोकार्बोनेट, प्रोटीन, एल्बुमिन, सारा चीज का लॉस शरीर में होगा। और हर चीज का शरीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसका शरीर में एक बहुत ही जरूरी तौर पे देखा गया है। अब देखिए इंट्रासेलुलर फ्लूइड में यह सब हो गया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो है 20% प्लाज्मा भाग होता है, और प्लाज्मा में क्या होता है तो गैस है, न्यूट्रिएंट्स है, CSF है, साइनोवियल फ्लूइड है, पुलर फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। तो यह सब आप नॉर्मल कंडीशन में जाने। कभी कभी क्या होता है कि अब नॉर्मल कंडीशन में भी अभी हम लॉस के बारे में बताए कि किसी कारण से यदि बॉडी में लॉस हो गया, चाहे वह वाटर का लॉस हो, चाहे ब्लड का लॉस हो, या मानते हैं किसी को राइनाइटिस हो गया, सर्दी हो रहा है, 24 घंटा लगातार उसके नाक से पानी गिरा है, तो पानी गिरा है तो उसमें क्या हुआ कि उसमें भी ज्यादा मात्रा में अगर बहुत ज्यादा पानी उसके नाक से नोजल डिस्चार्ज हुआ तो वह भी बॉडी फ्लूइड है, ठीक है ना। तो उसके चलते भी किसी औरत को वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है ज्यादा,
वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो उससे भी बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है। प्रेगनेंसी के समय में कोई औरत यदि प्रेग्नेंट है तो उसके जो बच्चा जो जन्म लेता है, जो बच्चा जो पेट में रहता है, वह सीक में रहता है और उस सीक में उसका इम्यूनिटिक फ्लूइड पाया जाता है, जिससे बच्चा को पोषण मिलता है। अब किसी प्रेग्नेंट औरत को यदि वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, तो इम्यूनिटिक फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी उसका इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस हो रहा है, बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो वहां पे सलाइन की जरूरत पड़ सकती है। तो ब्लड में समझ लिए ब्लड लॉस से, वाटर लॉस से, इम्यूनिटिक फ्लूइड के लॉस से, तो यह सब में कंडीशन में हम लोग बॉडी फ्लूइड का जहां भी लॉस होगा वहां पे हमको इन्फ्यूजन करने की जरूरत है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो हम लोग नॉर्मल सलाइन, NS, डिक्सटो 10%, 5%। अब देखिए कि एक और कंडीशन होता है जहां पे, अब धीरे धीरे हम आगे सब सलाइनिंग के बारे में बताएंगे तो समझाएंगे। अब मानते हैं कभी इसकी बॉडी फ्लूइड में कहीं कहीं कोई बीमारी के चलते, पैथोलॉजिकल कंडीशन में कहीं भी मात्रा ज्यादा होता है तो उसको निकालना पड़ता है, उसको चढ़ाना नहीं पड़ता है। अब इधर से मात्रा ज्यादा हुआ है, उधर से आप सलाइन चला है, दोनों कंडीशन में और बॉडी फ्लूइड की मात्रा और ज्यादा हो गया तो पेशेंट सीरियस चला जाए। इसे मानते हैं किसी को किडनी का डिजीज है, तो उसकी किडनी में क्या हो रहा है, फिल्टर नहीं हो रहा है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट सही तरीके से बाहर नहीं निकल रहा है, और उसके शरीर में क्या हो कि जगह जगह उसका हाथ पैर मुंह सब फूला हुआ है, उसके शरीर में ऐसे ही इंट्रासेलुलर फ्लूइड की संख्या ज्यादा बढ़ है। तो यदि किडनी पेशेंट का वाटर एब्जॉर्ब भीतर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे ज्यादा मात्रा में उसके बॉडी में स्वेलिंग है, पैर फूला हुआ है, पैर में फ्लूइड जमा है, बॉडी में फेस के पास फ्लूइड जमा है, अब उसको और आप फ्लूइड चढ़ाइए तो उसको ब्रेथलेसनेस होने लगेगा, ठीक है ना, उसका और किडनी फेल हो जाएगा। लीवर वाले पेशेंट में अगर स्वेलिंग है पूरे बॉडी में, तो एक तरफ से बॉडी फ्लूइड की कमी होने पे चढ़ाना है, बॉडी फ्लूइड ऐसे ही शरीर में ज्यादा है, निकल नहीं रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में भी ज्यादा है, अच्छा वाला भी चीज है, भारी वाला भी, भारी वाला चीज भी खूब भरा हुआ है, अब उस कंडीशन में आप इधर से दे रहे हो, इधर से जगह नहीं है, उधर से ठूस रहे हो, तो वह पेशेंट सीरियस हो जाएगा। लेकिन अब जो नहीं जानता है कि हमको सलाइने करना है, हमको पैसे कमाना है, किसी को चढ़ा देना है, किसी को ले लेना है, बाकी सीरियस हो मरी तो मरी समझे, तो यह जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या जरूरत है, उसको हम लोग जानकारी के द्वारा समझेंगे। अब किसी को मानते हैं कि पेट में पानी हो गया है, उसको एसाइटिस बोलते हैं, लीवर डिजीज है, पेट में पानी हो गया है, एसाइटिस हो गया है। एसाइटिस इज द एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन द पेरिटोनियल कैविटी, तो एसाइटिस डेवलप हो गया और लीवर डिजीज में और एब्डोमिनल के कैंसर में हो जाता है, पेट में पानी हो जाता है, जलोदर बोलते हैं। पेट क्या होता है कि उधर जल लगता है कि उसमें जल भरा हुआ है, तो उसके चलते जब एसाइटिस ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो पेशेंट को क्या करेगा, वो पेशेंट के डायफ्राम को दबेगा, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होगा। तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसके शरीर में जमा है, उसको हम लोग एसाइटिस को बाहर निकालते हैं कि प्रेशर कम हो। अब किसी को लंग्स में पानी हो गया है, लंग्स में पानी भर गया है, लंग्स में पानी भरना क्या हो जाता है, प्लूरल डिफ्यूजन, तो प्लूरल डिफ्यूजन हो गया है। लंग्स का दो लेयर होता है, पेराइटल एंड विसरल लेयर, तो एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन पेराइटल एंड विसरल लेयर इज कॉल्ड प्लूरल डिफ्यूजन। प्लूरल डिफ्यूजन हो जाने पे फिर हम वहां पे भी इंजेक्शन देकर वहां से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, प्लूरल फ्लूइड को निकाल के उसका जो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। अब किसी को ब्रेन में मेनिंजाइटिस के कंडीशन में कभी कभी ब्रेन से भी ज्यादा इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाने के चलते, हाई ज्यादा CSF का सिक्रेशन होने के चलते भी हम लोग यहाँ पे लंबर स्पाइन में, लंबर में हम करके उसको सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं, उसका जांच के लिए भी निकालते हैं। तो इस कंडीशन में भी मतलब कि सब पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अब यह सब समझ लिए कि कहाँ पे बॉडी फ्लूइड पाया जाता है, क्या रोल है, मतलब कि क्या क्या होता है, तो प्रोटीन, एल्बुमिन, विटामिन, मिनरल्स, गैस एंड ब्लड सेल, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, सोडियम, पोटेशियम, जितना सब चीज होता है शरीर बॉडी में, बॉडी के फ्लूइड के रूप में जो दौड़ता है। लेकिन यदि कहीं से इसका लॉस हो जाए तो उसको तुरंत हम लोग को पूर्ति करना जरूरी है, नहीं तो इंसान की जान जा सकती है। लेकिन यदि ज्यादा मात्रा में हो गया है तो उसका भी इलाज करना जरूरी है, और उसमें हम लोग IV थेरेपी नहीं करना है, इंट्रावेनस थेरेपी स्टार्ट नहीं करना है। अब हम लोग जो है बॉडी फ्लूइड के मेंटेनेंस के लिए हम लोग क्या क्या देते हैं, क्या क्या चलाते हैं, उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि सलाइन का प्रकार कितना होता है, कितने तरह के पानी के बोतल पाए जाते हैं, और कौन सा पानी का बोतल किस मरीज को चढ़ाया जाता है, और कौन सा पानी का बोतल किस मरीज को नहीं चढ़ाया जाता है, यह जानना बहुत जरूरी है। अब मालूम चले किडनी का पेशेंट है और उसको सोडियम पोटेशियम नहीं चढ़ाना है, उसका ऐसे ही ज्यादा है सोडियम, अब मार उसको RL ठेल रहे हैं, तो उसका कहानी टिननी भड़ाक हो सकता है। अब चीनी का मरीज है
अब उसका चीनी 500 है, आप जानते होते नहीं है कि किसको चीनी चढ़ाना, आप उसको मार ग्लूकोज ठेल रहे हैं, अब उसका ग्लूकोज हो गया 1800 900, पेशेंट शॉक में कोमा में चला गया, मर गया। तो यह जानना जरूरी है कि किस मरीज को कौन सलाइन चढ़ाना है। अब कोई बर्न का केस है, बर्न के केस में क्या होता है कि उसमें भी जब जलता है शरीर, तो जो फ्लूइड के रूप में है, हमारे शरीर में 70% पानी है, 60% पानी है, 40% सॉलिड है, तो जितना पानी है वो क्या करेगा, जब हीट पड़ेगा तो उस भाप में उड़ जाएगा, तो हमारे शरीर में सीवियर डिहाइड्रेशन उस समय होता है बर्न के कंडीशन में। बर्न वाले पेशेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में सलाइन किया जाता है, रेगुलर किया जाता है, क्योंकि उसके शरीर से बॉडी फ्लूइड का लॉस ज्यादा हो जाता है। तो बर्न भी पढ़ाएंगे, तो बर्न के विषय में बताएंगे, बर्न का भी एक चैप्टर है। अब स्पष्ट में समझने की जरूरत है कि मतलब कि बॉडी फ्लूइड जो शरीर में पाया जाता है, वो बॉडी फ्लूइड क्या होता है, कि कितने मात्रा में है, शरीर के किस किस भाग में है, किस किस के भाग में क्या क्या बीमारियां होंगी, तो ब्लड का बॉडी फ्लूइड का लॉस हो सकता है। और जब बॉडी फ्लूइड का लॉस होगा तो हमको डिहाइड्रेशन का सिम्टम आएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे। तो उस तरह की बीमारियों से बचाव करने के लिए हमको इंट्रावेनस फ्लूइड के रूप में शरीर में उसकी पूर्ति करने के लिए हम आईवी फ्लूइड का मतलब कि स्टार्ट करते हैं थेरेपी, जिसको हम लोग आईवी फ्लूइड थेरेपी बोलते हैं। और इससे हम लोग पेशेंट के शरीर में पाए जाने वाले बॉडी फ्लूइड का मेंटेनेंस हम लोग कर सकते हैं, जिस कारण से बॉडी फ्लूइड का लॉस हुआ है। अब वह लॉस जो भी कारण से हुआ, या तो ब्लड के लॉस के चलते हुआ है, किसी को एक्यूट हेमरेज हुआ है, या फिर कोई ऑपरेशन में किसी का ब्लड लॉस हुआ है, या फिर एक्सीडेंटल ब्लड लॉस हुआ है, या फिर एक्यूट ब्लड लॉस है, या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस है। अब कोई ऐसा डिजीज है जिसमें क्रोनिक ब्लड लॉस होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, उसको खाद में बहुत दिन से ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, बहुत सारे डिजीज में ब्लड आते हैं, तो वहाँ के चलते अगर ब्लड का लॉस हो रहा है, या किसी को इरेगुलर मेंस का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन समय ज़्यादा ब्लीडिंग हो जा रहा है, किसी को मिसकैरेज हुआ है, मिसकैरेज में ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है, तो वहाँ पे अगर ब्लड का लॉस है तो हम लोग वहाँ पे आईवी थेरेपी स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ब्लड की लॉस हो सकती है। अब एक एक करके हम लोग सबसे पहले आईवी फ्लूइड, इंट्रावेनस फ्लूइड को समझेंगे। इंट्रावेनस फ्लूइड क्या है, किस मरीज को देना है, किस मरीज को नहीं देना है, किस बोतल में कितनी मात्रा है इसका, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम बताते हैं कि नॉर्मल सलाइन एनएस आता है। एनएस जो होता है, दो तरह के एनएस पाए जाते हैं, एक 100 ml का एनएस होता है और 500 ml के बोतल में भी एनएस आता है। अब दोनों प्रकार के एनएस का अलग अलग हम लोग बीमारी के अनुसार यूज करते हैं, जैसे हमारे पेशेंट का सिचुएशन रहता है, या फिर जैसे मेडिसिन देना रहता है, या फिर जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, उसके अनुसार हम लोग एनएस को चढ़ाते हैं। एनएस का पूरा नाम नॉर्मल सलाइन है। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 100 ml में 0.9% जो है वह नॉर्मल सलाइन होता है। तो नॉर्मल सलाइन अगर 500 ml का बोतल है तो उसी के अनुसार उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। अब आईवी फ्लूइड की बात करें तो नॉर्मल सलाइन हो गया, डेक्सट्रोज 5% हो गया, डेक्सट्रोज 10% हो गया, डेक्सट्रोज 25% हो गया, रिंगर लैक्टेट हो गया, आरएल हो गया, नॉर्मल सलाइन बता ही दिए हैं, और मेनिटोल हो गया। और बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो आपको आईवी इंट्रावेनस थेरेपी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पैरासीटामोल का भी इन्फ्यूजन आता है। तो एक एक करके हम लोग उसके विषय में समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम एनएस का बात कर रहे थे, तो एनएस के बारे में हम बता दिए कि इसमें 0.9% जो होता है NaCl होता है, यानी सोडियम और क्लोराइड होता है। और यह किस मरीज में उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन में करते हैं। मतलब डिहाइड्रेशन अब किसी भी कारण से किसी मरीज को किसी भी कारण से डिहाइड्रेशन हो, मानते हैं कि अगर कोई पेशेंट है जिसको ब्लड का लॉस हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई भी ऐसी घटना हुई है जिसमें एक्यूट या फिर क्रोनिक ब्लड का लॉस, एक्यूट ब्लड का लॉस हुआ है कि मतलब कि सडन बहुत सारा मात्रा में ब्लड जो है शरीर से बाहर निकल गया, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, फीमर फ्रैक्चर हो गया, या कहीं से कट गया, कोई वेन कट गया, कोई आर्टरी कट गया, या फिर कोई ऑपरेशन में ऐसा ब्लीडर पकड़ा गया, तो इस कंडीशन में अगर ब्लड की ज़्यादा लॉस होता है, वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एक्यूट ब्लड लॉस। और क्रोनिक ब्लड लॉस क्या होगा कि जैसे कोई डिजीज है जिसमें हल्का हल्का जैसे यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो किसी को अगर यूरिन में ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर प्रोस्टेट कैंसर है, तो उस पेशेंट को बहुत दिन से ब्लड आ रहा है, धीरे धीरे ब्लड आती है, तो उसके शरीर से ब्लड का लॉस हो गया, तो वहाँ से भी ब्लड के साथ हमारा बॉडी फ्लूइड भी का भी लॉस हो रहा है। उसके साथ प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी चीज पाए जा रहे हैं वह सारे चीज़ों का लॉस हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग ब्लड का
पूर्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन का उपयोग करेंगे। और फिर डिहाइड्रेशन के कंडीशन में हम लोग नॉर्मल सलाइन का उपयोग करेंगे। कोई पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि एक्यूट लॉस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट वाटर का एक्यूट लॉस हो जाना। जैसे मानते हैं किसी को डायरिया हुआ है, डायरिया डिसेंट्री हुआ है, उसको लूज मोशन ज़्यादा हो रहा है, लूज मोशन में वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर का लॉस हो सकता है। क्या यदि मानते हैं कि किसी को वोमिटिंग हो रहा है और प्रेगनेंसी के चलते वोमिटिंग हो सकता है, मोशन सिकनेस के चलते हो सकता है, फूड पॉइजनिंग के चलते हो सकता है, या फिर आपको पॉइजनिंग केसेस में भी वोमिटिंग होते हैं। तो कोई भी डिजीज, बहुत सारे पेट के डिजीज हैं जैसे परफोरेशन में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, बहुत सारे डिजीज हैं इंटेस्टाइन के जिसमें वोमिटिंग और लूज मोशन का टेंडेंसी होता है, पेन का टेंडेंसी होता है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को नियंत्रित करने के लिए और डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम किसी को कोई इंजेक्शन देना है, बहुत सारे इंजेक्शन है जो नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके दिए जाते हैं। नॉर्मल सलाइन से उसको उसका पाउडर को डाइल्यूट किया जाता है और उसको इंट्रावेनस के द्वारा धीरे धीरे स्लोली दिया जाता है। जैसे आयरन का ही है, एम्फर वगैरह का इंजेक्शन आता है तो उसको भी मतलब कि डाइल्यूट करके दिया जाता है नॉर्मल सलाइन के साथ। बहुत सारे एंटीबायोटिक है जिसे टेजोबैक्टम 4.5 ग्राम है, और सारे बहुत सारे एंटीबायोटिक है जिनको 20 ml, 30 ml, 100 ml सलाइन में, नॉर्मल सलाइन में मिला के दिया जाता है, तो उसको वहाँ पे नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कोई पेशेंट जो है शॉक में चला गया है, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक कर रहे हैं, किसी कारण से शॉक लगा हुआ है, उस पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, सोडियम NaCl चढ़ाएंगे। यदि कोई पेशेंट को हाइपोटेंशन है, हाइपोन्यूट्रीमिया, हाइपोन्यूट्रीमिया क्या कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट के शरीर से सोडियम की कमी हो जाती है, उसको हाइपोन्यूट्रीमिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग सोडियम चढ़ाएंगे पेशेंट को। तो सोडियम और क्लोराइड की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन को हम लोग यूज करेंगे। घाव धोने के लिए, ऊन ड्रेसिंग करने के लिए, जैसे कोई ऑपरेशन में अपेंडिक्स वगैरह फट चुका है तो अगर एब्डोमेन वॉश करना है तो उसके लिए हम लोग नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। घाव को साफ करने के लिए हम लोग, ब्लीडिंग कहीं पे ज़्यादा हुआ है, कोई ऑपरेशन में ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया तो उसको साफ करने के लिए हम लोग नॉर्मल सलाइन का उपयोग कर सकते हैं। और एक दिन में हम लोग 3 से 4 बोतल नॉर्मल सलाइन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब किस किस पेशेंट को हम लोग नॉर्मल सलाइन नहीं देना है, तो यदि वह पेशेंट कार्डियक है या फिर रीनल डिजीज से सफ़र कर रहा है, उसको किडनी की बीमारी है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है जिसमें उसके बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है और उसका कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट का डिपोजिशन शरीर के विभिन्न सेल के विभिन्न हिस्सों में हो रहा है, तो वहाँ से हम लोग और अगर इसको सोडियम को देंगे तो और उसका डिपोजिशन बढ़ जाएगा और पेशेंट को ब्रेथलेसनेस और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। काटो। अब देखिए, हमारा जो कहने का, इतना समझाने का मतलब हो रहा है किस मरीज को देना है, किस मरीज को नहीं देना है, यह तो जानकारी देना है कि यदि किसी मरीज को आपके घर में ऐसे घटना हो गया, आप मानते हैं कोई कट गया हाथ, ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया, तो आप सोचिए छोड़ी थोड़ा सा बात है फिर हो जाएगा, तो वो पेशेंट सीरियस हो सकता है। दूसरा यह भी है कि यदि कोई पेशेंट हार्ट का है, किडनी का है, तो यदि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी किसी ऐसे साहब के चक्कर में पड़ लिए हैं जो पैसा लूटने के लिए जबरदस्ती उसको सलाइन पे सलाइन कर रहे हैं, अब बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, तो इसके आगाह के लिए, इससे सतर्क होने के लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं। मतलब दोनों पहलू है, एक तरफ लोग को जागरूक करना कि क्या सही है क्या गलत है, और एक तरफ यह अवेयरनेस फैलाना, यह सतर्क करना कि किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना है और छोटा वाले चीज को बड़ा भी नहीं समझना है, दोनों में कड़ाई नहीं है। वैसे ही बॉडी में ज्यादा मात्रा में डिपोजिट होना भी बीमारी है, अब कम मात्रा में डिपोजिट होना भी बीमारी है। यदि ज्यादा शरीर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की संख्या बढ़ेगी, बॉडी फ्लूइड की संख्या बढ़ेगी, तो कार्डिक, हार्ट पर, किडनी पर, इस सब पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और इससे हार्ट और किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। यदि कम हो जाएगा, अब हमारा जो ब्लड जो है कैरी करता है, शरीर में दौड़ता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट को, मिनरल्स को, अमीनो एसिड को, ग्लोबुलिन को, सारे चीज को लेके कैरी करता है। यदि ब्लड में जितना हमारा नॉर्मल ब्लड का वैल्यू कितना होता है, 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड होना चाहिए, और ब्लड को कैरी कर रहा है 4.5 लीटर या 5.5 लीटर एक्यूरेट टेम्परेचर है। अब उसको हम एक बार बढ़ा दिए, एक बार घटा दिए, तो सारा फिजियोलॉजी उसका गड़बड़ा जाएगा। तो इस चीज पे ध्यान देना है।
तो NS का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है यह समझ लिए, NS का उपयोग कहाँ नहीं करना है यह समझ लिए। अब आगे हम बात करेंगे किसके विषय में, तो DNS के विषय में। तो DNS का दूसरा नाम है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, यानी कि यह एक ऐसा सलाइन है या एक ऐसा इंट्रावीनस फ्लूइड है जिसमें दोनों चीज की पूर्ति के लिए बनाया गया है, मिक्स बनाया गया है। यदि किसी पेशेंट को सोडियम का भी कमी है, क्लोराइड का भी कमी है और डेक्स्ट्रोज का भी कमी है, तो उसको हम लोग DNS चढ़ाएंगे। मतलब कि डेक्स्ट्रोज, और इसमें क्या है तो पर 100 ml में 0.9% सोडियम है, NaCl है, और 5 ग्राम जो है पर 100 ml में ग्लूकोज है। यानी कि इससे ग्लूकोज की भी पूर्ति होगी और सोडियम की भी पूर्ति होगी। दोनों का शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सोडियम का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके साथ ग्लूकोज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यदि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में सही नहीं रहेगी, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन फेल हो सकते हैं। कि उस सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। मैंने इसे कितने वीडियो में बोला है, इसलिए समझिए कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, ये सब भाई बराबर रखने का, तो स्वस्थ रहने का। अब देखिए कि DNS का यूज कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग। तो फिर बात है DNS का यूज डिहाइड्रेशन। अब किसी भी कारण के चलते डिहाइड्रेशन होगा, वहां से वाटर का, ब्लड का या किसी भी चीज का लॉस होगा, तो जरूरी नहीं है कि उसमें केवल सोडियम का लॉस हो, क्योंकि उससे वाला जो बॉडी फ्लूइड का लॉस होगा, जो भी वाटर का लॉस होगा, उसमें क्या है, उसमें सब है, मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, आपको सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है, सारा चीज है उसमें। तो सारा चीज का लॉस होगा, तो जितना लॉस हुआ है आपको उसी मात्रा में फिर से पूरा करना है। मानते हैं कि हमको अगर कुछ चीज 1 महीना का राशन ला के रखना है, तो हमको 1 महीना का अगर चावल है, दाल है, गेहूं है, सब्जी है, जो भी चीज हम स्टोर कर लिए कि हमारा 1 महीना का खर्चा हो गया, हमको एक्स्ट्रा नहीं करना। लेकिन अगर 10 गो गेस्ट आ गया 2 दिन के लिए, तो उतना चीज जो लॉस हुआ है फिर 1 महीना का पूरा करने के लिए हमको ला के रखना पड़ेगा। वैसे ही शरीर में कहीं से भी किसी भी सीरियस कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशन में वाटर की लॉस होती है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है, या फिर कोई भी बॉडी फ्लूइड का लॉस होता है, तो उस पीरियड को उसको हमको तुरंत एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी गड़बड़ा जाएगा। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी गड़बड़ा जाएगा तो उसका बहुत सारा पैथोलॉजिकल कंडीशन उसके शरीर में डेवलप कर सकता है। तो DNS का यूज डिहाइड्रेशन में करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड और फ्लूइड के लॉस में करेंगे, लो ब्लड शुगर में। लो ब्लड शुगर क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। जब शुगर का वैल्यू नॉर्मल से बढ़ जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, घट जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन होता है जिसमें मरीज का क्या होता है, शुगर जो होता है उसके बॉडी में, जो शुगर का ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है, वह ब्लड में सर्कुलेट करने वाले में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो होता है वह नॉर्मल से कम हो जाता है, जैसे 40-30 हो जाता है। तो उस कंडीशन में मरीज बहुत सीरियस हो जाता है। परसों ही मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आया था जिसका शुगर का लेवल जो है 40 हो गया था। उसको हम लोगों ने, तो वह पहले से चीनी का मरीज था, तो हाई डोज में चीनी का दवा खा रहा था, और किसी भी कारण से उसका शुगर फ्लक्चुएट हो सकता है। जो कोई पेशेंट चीनी का दवा खाता है, तो उसमें क्या है कि यदि चीनी का दवा खाएगा और कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होगा, तो इमीडिएटली उसको हम लोग, या फिर इंसुलिन का, उसको बोलते हैं इंसुलिन शॉक, यानी इंसुलिन के चलते उसके बॉडी में ग्लूकोज की कमी के होने के चलते स्ट्रेन हो जाता है, शॉक हो गया। जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलने से ब्रेन इरिवर्सेबल इंजुरी में चला जाता है, तो वैसे ही क्या होता है कि ग्लूकोज की कमी होने के चलते भी ब्रेन मतलब कि काम करना बंद कर सकता है, क्योंकि ब्रेन को भी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है। तो यदि विद इन टाइम पर जब हाइपोग्लाइसीमिक शॉक आया है, और यदि पेशेंट के ब्लड में, हम बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं करेंगे और पेशेंट शॉक में चला जाएगा, फिर आपको पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो पेशेंट की मृत्यु नहीं हो सके, इसके लिए हमको इसको मेंटेन करना पड़ेगा, जानना जरूरी है। तो सबको यह जानना जरूरी है कि हाइपो, और इसमें भी क्या होता है, हमें पहले वीडियो में बताए थे कि जिसका जो शॉक में आता है तो उसका कोमा लगेगा, पेशेंट कोमा में चला गया, बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो ब्लड शुगर हम उसको चेक, जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट हमको मिलेगा तो हम लोग ब्लड शुगर चेक करेंगे। यदि ब्लड शुगर चेक कर लेंगे और पेशेंट का ब्लड शुगर नॉर्मल है तो ठीक है, तो उसका दूसरा कोई कारण हो सकता है। यदि पेशेंट का ब्लड शुगर कम है, 30 है, 20 है, तो तुरंत उसको मुंह से अगर पी सकता है तो ग्लूकोज पिलाएंगे, नहीं तो तुरंत उसको ग्लूकोज चढ़ाएंगे, तो मरीज आधा से 1 घंटा में रिकवरी में आ जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो यह चीज पे ध्यान देना जरूरी है। तो
अब हम लोग क्या करें, किसी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं तो उसको हम लोग 3 से 4 बोतल डीएनएस एक 24 घंटा में हम लोग, मेडिकल में क्या होता है, कोई भी जो हम लोग आईवी थेरेपी जो स्टार्ट करते हैं 24 आवर्स के डोज के अनुसार आईवी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। अब मानते हैं किसी को बहुत दिन से तबीयत खराब है और उसके शरीर में ज्यादा वीकनेस हो गया है, तो उसके चलते यदि पेशेंट को हम चाहते हैं कि हम सलाइन करके उसको थोड़ा ताकत दें, तो उसको हम ग्लूकोज सलाइन डीएनएस डिस्टोज करके उसको हम लोग वीकनेस को कम करने के लिए, उसका जो बॉडी फ्लूइड्स पहले से धीरे धीरे लॉस हुआ है उसको रिकवरी के लिए हम लोग डेली उसको थेरेपी के रूप में यूज कर सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है वह क्या है कि अब हम लोग डीएनएस के विषय में जान गए, तो डेक्सट्रोज का भी यही रोल है। जो डीएनएस के बारे में हम बताए, तो डीएनएस में तो आपको नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोज है, और D5 डेक्सट्रोज में क्या है, केवल डेक्सट्रोज है। इसमें क्या है कि 3 तरह के डेक्सट्रोज पाए जाते हैं, 5%, 10%। हाँ, तो अब क्या हुआ कि पेशेंट का जो हम लोग डेक्सट्रोज के बारे में समझे, 3 तरह के डेक्सट्रोज पाए जाते हैं, 5%, 10% और 25%। इसका भी अगर बॉडी में 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज है, 100 ml में 10% में 10 ग्राम डेक्सट्रोज है, 25% में 25 ग्राम डेक्सट्रोज है। इसका भी इंसुलिन शॉक में और डिहाइड्रेशन में यूज करते हैं। तीसरा है रिंगर लेक्टेट। रिंगर लेक्टेट का क्या है, रिंगर लेक्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। इसका हम लोग दूसरा क्या नाम है, इसको यहाँ पे रिंगर लेक्टेट, इसका दूसरा नाम हम क्या है, रिंगर लेक्टेट सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। कंपाउंड सोडियम लेक्टेट होता है। इसमें जो है सोडियम क्लोराइड 0.5%, पोटेशियम क्लोराइड 0.04% और क्लोराइड 0.02% होता है। सोडियम लेक्टेट जो 0.03% होता है। तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम की कमी के लिए हम लोग इसमें, यानी कि इसमें सोडियम भी है, लेक्टेट भी है, पोटेशियम भी है, क्लोराइड भी है, कैल्शियम क्लोराइड भी है। इस तरह का जो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस का या फिर इस तरह कोई पेशेंट आता है डिहाइड्रेशन का, इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस का, वहां पे हम लोग बर्न का, जले हुए केस में इसका ज्यादा यूज करते हैं। डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में ज्यादा यूज करते हैं। न्यूट्रिशन के चलते जो खान पीने की कमी चलते उसको डिफिशियंसी हुआ है उसमें ज्यादा यूज करते हैं। या पेशेंट को हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम है, उस पेशेंट में हम लोग इसका ज्यादा यूज करेंगे। 1 से 2 बोतल हम लोग 24 आवर्स में इसको चढ़ाएंगे। तीसरा हम बात करेंगे मेनिटोल का। मेनिटोल भी एक छोटा सा 100 ml का इन्फ्यूजन होता है जो 20 ग्राम मेनिटोल होता है। इसका यूज होता है ओलिगोयूरिया में। यदि किसी पेशेंट का यूरिन नहीं बढ़िया से बन पा रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ओलिगोयूरिया के रूप में इसका उपयोग करते हैं। लो यूरिन प्रोडक्शन करता है। यूज इन ओडेमा, फ्लूइड ट्रैप योर बॉडी फ्लूइड, बॉडी से क्या करता है, एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करता है। तो यह डाययूरेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंट्रावेनस इंजेक्शन के तौर पे आजकल इस्तेमाल होने, जैसे फ्लोक्सासिन इन्फ्यूजन है, ओनिडाजोल इन्फ्यूजन है, O2 इन्फ्यूजन है, मेट्रिंडाजोल इन्फ्यूजन है। तो यह एंटीबायोटिक का प्रकार है। पैरासीटामोल के लिए भी इन्फ्यूजन आजकल, न्यूमोल वगैरह, किसी भी हाई फीवर, जब हाई ग्रेड फीवर हो, जब पेशेंट को रिकवरी नहीं मिलता है तो हाई ग्रेड फीवर में हम लोग क्या करते हैं आईवी थेरेपी के द्वारा, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर होता है तो पेशेंट को बहुत ज्यादा सफोकेशन होता है, पेशेंट वोमिटिंग टेंडेंसी आता है, तो कभी कभी प्रॉपर रूप में दवा जो होता है डाइल्यूट नहीं हो पाता है, दवा मूवमेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग आईवी के द्वारा पैरासीटामोल देकर पेशेंट को स्टेबल करते हैं। तो इस तरह हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड के विषय में समझा। जय